दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को। इसके पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट करी हैं पेपर थर्ड की। उसमें हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे वेरी शॉर्ट के, और वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम करेंगे 8 से 10 प्रश्नों को। देखिएगा हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों देखेंगे, हमारा पहला प्रश्न है मस्तिष्क विप्लव विधि क्या है, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड भी कहते हैं। यही आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो दोस्तों, ये जो विधि है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, यह एक जनतांत्रिक विधि है। सबसे पहले ये आपको जानना है। और इस विधि का सिद्धांत यह है कि यह विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। यही इसका सिद्धांत है। इस विधि में ऐसे साधनों का हम प्रयोग करते हैं जो किसी समस्या के समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों के मस्तिष्क में परस्पर विचार विमर्श तर्क वितर्क के द्वारा हलचल मचा देता है। इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या मस्तिष्क विप्लव विधि एक समस्या समाधान या समस्या केंद्रित विधि है, जिससे बच्चों को समस्या दी जाती है। जो शिक्षक होता है वो बच्चों को कोई भी समस्या देता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, उस समस्या पर स्वतंत्रता पूर्वक, यानी कि उन पर कोई भी दबाव नहीं होता, वे स्वतंत्र रूप से उस पर विचार करते हैं और बिना डर के बिना भय के उस विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। आई होप अगर इस टॉपिक को आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस प्रश्न को डिटेल में भी दे दिया जाए, यानी कि लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आप इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में भी तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, पात्र परिचय विधि, जिसे रोल प्लेइंग मेथड कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो देखिएगा, पात्र परिचय विधि से अभिप्राय होता है कक्षा में 4 अथवा 5 बच्चे अथवा एक छोटे समूह को दूसरों के अनुभव का अनुकरण कराया जाता है। जैसे आपने कभी ये जो रोल प्लेइंग मेथड है, इसे आपने अपने कक्षा में किया होगा कि कोई भी टॉपिक है उसमें कई सारे पात्र दिए होते हैं, कई सारे रोल दिए होते हैं, और एक एक टीचर क्या करते हैं, एक एक बच्चों को उनमें शामिल करते हैं और हर किसी को एक अलग अलग रोल देते हैं जिसे बच्चों को निभाना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे अपने अनुभवों को साझा कर पाते हैं। इस पात्रों के माध्यम से विद्यार्थी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं। इससे उनमें परिवर्तन एवं विकास होता है। और क्या होता है, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस विधि में कि बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। जो बच्चे जल्दी बोलते नहीं हैं कक्षा में, वे भी इस विधि के थ्रू बोल सकते हैं, तो उनको इसका मौका मिलता है। और इस विधि से बच्चों में मनोरंजन भी होता है और वह अपने संवेगों की अभिव्यक्ति का अवसर भी उन्हें प्राप्त होता है। तो ये होता है पात्र परिचय विधि, यानी कि रोल प्लेइंग मेथड। अगला प्रश्न है वाद विवाद शिक्षण विधि, जिसे हम सहभागिता विधि भी कहते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। तो देखते हैं कि वाद विवाद शिक्षण विधि क्या है। दोस्तों देखिए, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक समस्या रखता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछता है। देखिए, जो समस्या रखेगा, जो जिस टॉपिक से, उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न होना चाहिए, और विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए वह मोटिवेट करता है या अभिप्रेरित करता है। तो संभव है कि बच्चे जब अभिप्रेरित हो जाएंगे तब अध्यापक ने जो भी प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बच्चे दे देंगे, या फिर उत्तर नहीं देंगे तो कुछ तो अनुक्रिया करेंगे, कुछ तो रेस्पॉन्स करेंगे। और जब बच्चों के द्वारा जो रेस्पॉन्स है, जो अनुक्रिया है, उसी के आधार पर शिक्षक क्या करता है, पाठ का विकास करता है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहता है। जब शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछेगा तब बच्चे कुछ अनुक्रिया करेंगे और शिक्षक और विद्यार्थी में कुछ ना कुछ बातचीत होती रहेगी, वाद विवाद होती रहेगी, और इसी के माध्यम से विद्यार्थी सहभागिता लेंगे, यानी कि सहभागी बनेंगे कक्षा में।
तो जो विद्यार्थी ऐसे होते हैं कुछ जिनका मन नहीं लगता कक्षा में, तो इस विधि के थ्रू वो बच्चे भी शामिल होते हैं इस क्रिया में। तो दोस्तों ये थी वाद विवाद शिक्षण विधि। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन की व्याख्या करना है, जिसे हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो देखते हैं यह क्या है। तो दोस्तों ये जो अनुदेशन सहायित कंप्यूटर सहायित अनुदेशन है, इससे अभिप्राय है कि एक ऐसा अनुदेशन, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन या फिर आप कह दे निर्देश जो कंप्यूटर की सहायता से पूर्ण किया जाता है। यह अनुदेशन व्यक्तिगत रूप से छात्रों की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति और उपलब्धि के आधार पर तैयार किया जाता है। कंप्यूटर सीखने की प्रक्रिया पर एक नोट्स तैयार करता है और सीखने की प्रगति का भी रिकॉर्ड रखता है कि बच्चों ने कितना सीखा है, इसका भी रिकॉर्ड होता है कंप्यूटर के पास। इस प्रकार कंप्यूटर सहायित अनुदेशन कार्य को सफलता देता है या फिर सफल करता है। इसके प्रयोग से एक समय में अनेक छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और छात्रों के साथ अंतःक्रिया भी की जा सकती है या बातचीत भी की जा सकती है। तो ये होता है कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का कार्य। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन के उपयोग को बताइए। तो देखते हैं इसका उपयोग क्या है। पहला उपयोग है शिक्षण एवं अनुदेशन या निर्देशन में उपयोगिता होती है। अनुसंधान कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षण तथा परीक्षण में भी ये उपयोगी होता है। सूचनाओं एवं आंकड़ों का विशाल भंडार की दृष्टि से भी इसकी उपयोगिता मानी जाती है और साथ ही अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में भी यह काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो ये सारी उपयोगिता हैं कंप्यूटर सहायित अनुदेशन के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, संप्रेषण जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिएगा संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। तो दोस्तों परस्पर विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करना संप्रेषण की विशेषता है। जब एक दूसरे लोग आमने सामने होंगे तब अपने विचारों को संप्रेषण के थ्रू अपने विचारों, भावनाओं को आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। संप्रेषण से दोनों पक्ष, जो भी आमने सामने है बात कर रहा है, दोनों पक्षों का विकास होता है और संप्रेषण से अनुभवों की साझेदारी होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया द्विमार्गी होती है और संप्रेषण में भाषा कौशल की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं संप्रेषण की, ये आपको पता हो गई। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए उच्च कोटि की विकसित संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा है। दूरवर्ती शिक्षा, अब ये दूरवर्ती शिक्षा क्या है। तो दोस्तों जैसे आप पढ़ रहे हैं इतनी दूर होकर के, जैसे आप फ़ोन से पढ़ पा रहे हैं, इसे ही हम दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं कि शिक्षक सामने नहीं है फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो यही है हमारी दूरवर्ती शिक्षा। इसका प्रारूप अपने में जो एक नवीन परिवर्तन है, इसे विकसित तकनीकी का शिक्षण में उपयोग होता आ रहा है और इसी संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षा प्रणाली को काफ़ी प्रभावित किया है। संप्रेषण माध्यम दूरवर्ती शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के काफ़ी उपयोग हैं, इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता है, क्योंकि आज की जो आधुनिक युग चल रहा है इसमें कंप्यूटर के बिना तो हमें लगता है कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पहले से ही क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग बताइए। इंटरनेट के क्या उपयोग हैं देखते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट पाठ्य सामग्री अथवा सूचना को विश्व को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक नया माध्यम है, जो कि अत्यंत शीघ्र, सबसे सस्ते में और आसानी से संचार कर सकता है। इंटरनेट एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटरों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि लोगों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इंटरनेट के जरिए अनेक मल्टीमीडिया संबंधी कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो इंटरनेट के बारे में भी आपने काफ़ी कुछ आपको जानकारी है, क्योंकि इंटरनेट से ही आप पढ़ाई कर पा रहे हैं। इंटरनेट से
कई सारी चीज़ें आपको कई सारी सूचनाएं आपको भी मिलती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का कुछ ऐसा प्रयोग है, ये आपने देख लिया। अगला प्रश्न क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कॉन्फ्रेंस में वास्तव में दूर दूर बैठे हुए दो व्यक्ति या दो से अधिक लोगों के बीच वास्तविक समय अंतःक्रिया होती है, और यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक विधि है या प्रणाली है जिनमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित परिचर्चा में भाग ले सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, दूसरों की बात सुन सकते हैं और उन पर तुरंत प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। संपर्क के लिए जैसे स्पीकर फ़ोन हो गए, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, इन सभी चीज़ों की टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको पता चल गया। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है। तो दोस्तों ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में देख लेते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रेषण की विधि है। इसके उपयोग करने पर चाक तथा श्यामपट्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ब्लैक बोर्ड या चाक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है, विषय से संबंधित विषय वस्तु पर विभिन्न ट्रांसपेरेंसी तैयार की जाती है और किसी पर्दे पर या फिर किसी दीवार पर इसे प्रक्षेपित किया जाता है। प्रोजेक्टर को कक्षा में प्रदर्शन एक मेज पर रखा जाता है और प्रक्षेपित जो सामग्री है उसे छात्रों के सामने रखा जाता है। और क्या होता है कि शिक्षक भी बच्चों के सामने अपना आई कांटेक्ट बनाए रखता है और शिक्षक आवश्यकता अनुसार उस प्रक्षेपित सामग्री की जो भी उसको दिख रहा है, बच्चों को जो भी टॉपिक दिखाया जा रहा है उसकी व्याख्या भी कर सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर समस्त प्रक्षेपित होने वाले प्रोजेक्टर्स में सबसे सरल और प्रक्षेपित होने वाला प्रोजेक्टर माना जाता है। तो ये होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये आपको पता चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न रखे गए थे वे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कैसे लगे आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।